हाँ जी बेटा जी, आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा जी अपना नया टॉपिक। हम लोगों ने बेटा जी अपना चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर का नाम था यहाँ पे बायोमोलिक्यूल। उसमें हम लोगों ने पढ़े हैं बेटा जी 4 बायोमोलिक्यूल। लिपिड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे एंजाइम। एंजाइम कुछ और नहीं है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। बट चीज यहाँ पे क्या होने वाली, आप लोग जब लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे एक वर्ड पढ़ते हो बेटा जी मेटाबॉलिज्म, कि सर एक सेल में डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस है जो होने लग रहे हैं। लिपिड बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहा है, न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डीएनए के ऊपर आरएनए बनता है, आरएनए आगे जाके प्रोटीन्स बनाता है, एचसीआर के अंदर लिपिड बनता है। ये जो भी केमिकल रिएक्शन सेल में हो रही है, ये रिएक्शंस अपने आप नहीं होते। इन रिएक्शंस को कैटलाइज्ड करवाते हैं एक कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट जो होता है सेल में उसका नाम क्या होता है बेटा जी एंजाइम। दे आर नोन एज बायोकैटलिस्ट। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे डिस्कवरी के साथ, कैसे ये टर्म आया दुनिया में और कैसे कैसे डिस्कवरी हुई, फिर क्या करता है एंजाइम, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो समझना हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक जो शुरू होता है वो टॉपिक है अपना बेटा जी यहाँ पे एंजाइम। सुनेगा बात को जरा। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम होते क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन को समझे तो एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये सब के सब क्या है बेटा जी यहाँ पे प्रोटीन है। अब दिमाग में एक पॉइंट आता है, क्या दुनिया के अंदर जो भी एंजाइम है सारे के सारे प्रोटीन है? तो हमारा आंसर निकल के आता है ऑलमोस्ट। बट मैंने यहां पे ऑल नहीं लिखा, मैंने वर्ड क्या लिखा है ऑलमोस्ट। अब ऑल वर्ड क्यों नहीं लिखा गया? तो हमने जब अपनी सेल में डिस्कवरी की तो हमने ये पाया कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन्स के नहीं बने, दे आर मेड अप ऑफ आरएनए। वो किसके बने हैं बेटा जी यहाँ पे आरएनए के बने हैं। और आप लोग आरएनए की फुल फॉर्म बोलते हो सर, वो होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की क्या फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपने कहा बेटा कि सर आरएनए जो होता है ये बिहेव करता है एज ए एंजाइम। तो आपने बेटा इन दोनों नामों को मिला दिया। आपने इसका वर्ड ले लिया राइबो और इसका वर्ड ले लिया बेटा यहाँ पे जाइम। और आपने कहा सर ये जो नया नाम हमने रखा वो क्या नाम रखा बेटा जी हमने यहाँ पे राइबोजाइम। तो कोई आपसे पूछे यहाँ पे राइबोजाइम क्या है, दीज आर दी एंजाइम्स मेड अप ऑफ आरएनए। इनको छोड़ के जो भी एंजाइम बचा सेल में सारे के सारे एंजाइम्स किसके बने होते हैं बेटा जी प्रोटीन्स के। तो मैंने कहा ऑलमोस्ट एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, या मैं कहूं ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। इनको छोड़ के बाकी सब किसके बने हैं प्रोटीन्स के। लिखो जल्दी से पहले लाइन, हेडिंग डालो बेटा जी एंजाइम, उसमें लिखो all enzymes are made up of protein except ribozyme, except ribozyme। अगला पॉइंट लिखना बेटा जी राइबोजाइम, राइबोजाइम are the nucleic acid, राइबोजाइम आर द न्यूक्लिक एसिड, ब्रैकेट में लिखना बेटा जी आरएनए। राइबोजाइम आर द न्यूक्लिक एसिड, ब्रैकेट में क्या लिखना आरएनए, दैट बिहेव एज ए एंजाइम। अब रोहन बेटा हम जरा इस एंजाइम के स्ट्रक्चर को समझ के देखते हैं, जैसे कि हमने प्रोटीन को समझा था। देखिएगा जरा वर्ड को, आपने कहा सर अगर हम प्रोटीन को समझ के देखें तो एक प्रोटीन क्या होती है। तो हमने कहा जो सबसे पहला प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है हम उस स्ट्रक्चर को बेटा जी नाम देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं बेटा जी यहाँ पे प्राइमरी। आप कहोगे सर ये क्या है, तो हम एक वर्ड बोलते हैं बेटा आपको यहाँ पे प्रोटीन्स आर पॉलीमर। प्रोटीन क्या है बेटा जी यहाँ पे पॉलीमर है, नाम को तोड़ते हैं। आपने कहा सर ये एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है जिसकी कोई रिपीटिंग यूनिट है जो बार 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 रिपीट होके एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनाती है। वो बड़े साइज का मॉलिक्यूल क्या है बेटा जी यहाँ पे पॉलीमर है। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी अपना यहाँ पे मोनोमर है।
वो क्या है बेटा जी अपना यहाँ पे मोनोमर है। तो कोई हमसे पूछे प्रोटीन अगर एक पॉलीमर है तो इस प्रोटीन का मोनोमर क्या है, तो अभी बेटा हमने कहा इसका जो मोनोमर होता है उसका नाम क्या होता है बेटा जी अमीनो एसिड। और प्रोटीन को बनाने में 20 डिफरेंट टाइप की अमीनो एसिड्स क्या होती है बेटा जी अपनी इन्वॉल्व होती है। अपने सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है बेटा जी कि सर हमारे 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो बेटा जी एक सीक्वेंस में अरेंज होके प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं बेटा जी। तो आपने कहा सर ऐसा एक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ऐसी अमीनो एसिड जुड़ गई आपस में, तो सर जो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाना वो स्ट्रक्चर क्या है बेटा जी यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो मैं ये कह सकता हूं प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स, लीनियर सीक्वेंस ऑफ द। अब इसमें अगर ये अमीनो एसिड्स का टाइप वेरी करेगा, क्योंकि मैंने कहा कि सर यहाँ पे 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, तो अगर ये अमीनो एसिड्स यहाँ पे बेटा जी वेरी करेगी तो भैया जी वो प्रोटीन भी क्या करेगा वेरी करेगा। तो उस प्रोटीन से जो एंजाइम बनने वाला है वो भी क्या करेगा वेरी करेगा। ये वर्ड समझ में आता है डाइवर्सिटी कैसे आने वाली, वेरिएशन कैसे आने वाला है यहाँ पे आपका। तो आपने कहा सर ये अमीनो एसिड्स अपने आप को फोल्ड करती है, अपने आप को क्या करती है फोल्ड करती है, और फोल्ड करके बनाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और सेकेंडरी के बाद कैसा बनता है टर्सरी स्ट्रक्चर। और ये प्रोटीन अपने आप को फोल्ड करके बेटा जी ऐसा एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती है। ऐसा क्या बनाती है, यही प्रोटीन अपने आप को फोल्ड करके, जिसका कि प्राइमरी स्ट्रक्चर था ये लीनियर स्ट्रक्चर था, इसको कशिश उसने क्या किया अपने ऊपर फोल्ड किया, उसने डिफरेंट टाइप की यहाँ पे नई नई बॉन्डिंग्स बनाई बेटा जी यहाँ पे, और इस प्रकार से फोल्ड हो गया। आप कहोगे सर ये फोल्ड होने का लॉजिक क्या बना, तो मैंने कहा बेटा जी उसने अपने सरफेस पे वो साइट एक्सपोज कर दी जहां पे कोई भी रॉ मेटेरियल आके क्या करेगा अपने आप को अटैच करेगा, और इस रॉ मेटेरियल का वहां पे केमिकल रिएक्शन करवाया जाएगा, और उस रॉ मेटेरियल को क्या बनाया जाएगा बेटा जी प्रोडक्ट बनाया जाएगा। इस लीनियर स्ट्रक्चर में तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आके रॉ मेटेरियल बाइंड कर सके बेटा जी। तो उसने अपने आप को फर्दर फोल्ड किया और अपनी वो साइट जिन पे कि सबस्ट्रेट बाइंड हो सके वो क्या कि उसने बेटा जी एक्सपोज की ऑन द सरफेस, सो दैट उन पे आके क्या बन सके बेटा जी सबस्ट्रेट आके बन सके। तो आपने कहा सर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाने का काम किया। तो कोई पूछे कोई भी एंजाइम जो हमें सेल में दिखाई दे रहा है वो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो क्या बोलोगे वो टर्सरी स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है सर, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ने अपने आप को फर्दर फोल्ड किया और फोल्ड करके क्या बनाया टर्सरी स्ट्रक्चर बनाया, और जब वो टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाता है तब जाके वो प्रोटीन क्या बनता है बेटा जी आपका एंजाइम बनता है। जिस प्रोटीन के अंदर बेटा जी ऐसी कोई एक्टिव साइट नहीं होगी जहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है, तो मैं कहूंगा वो सिर्फ एक प्रोटीन है, वो एंजाइम। तो मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, बट इसका ये कतई मतलब नहीं है ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। मैं ऐसा नहीं कहने वाला, जो प्रोटीन्स के अंदर ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह है जहां पे कोई सबस्ट्रेट आके क्या कर सके बाइंड कर सके, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो सके और वो सबस्ट्रेट क्या बन सके बेटा जी प्रोडक्ट बन सके, ऐसे ही प्रोटीन को मैं क्या नाम देने वाला हूं बेटा जी यहाँ पे एंजाइम का नाम दूंगा। मैं हर एक प्रोटीन को क्या नहीं कहने वाला यहाँ पे एंजाइम नहीं कहने वाला। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना है सर कोलेजन, हम एनिमल्स में सबसे मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है, सही बात है सर। एक तरफ हमने नाम पढ़ा था रूबिस्को जो कि पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है। रूबिस्को वर्ड आप 10th में सुन के आते हो बेटा जी, ये वो प्रोटीन है जो प्लांट में CO2 को बेटा फिक्स करके क्या बनाता है ग्लूकोज बनाता है। तो रूबिस्को तो बेटा जी एक एंजाइम है, बट कोलेजन कोई एंजाइम कोई ना है बेटा जी। कोलेजन जो क्या है बेटा जी एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। क्या है बेटा जी, वो तो स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। तो मैं कशिश क्या कहूंगा यहाँ पे सारे के सारे एंजाइम्स सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं राइबोजाइम को छोड़ के, बट इसका एक कतई मतलब नहीं है कि सारे के सारे प्रोटीन्स मतलब आपके एंजाइम बनने वाले। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर, गेटिंग माय पॉइंट। लिखो जरा इस लाइन को, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, the primary structure of the protein fold on itself, primary structure of the protein get fold on itself and form secondary and tertiary structure, and form secondary and tertiary structure।
हो गया। अगला कौन लिखना है बेटा जी? एंजाइम्स आर फॉर्म in tertiary structure of protein. Enzymes are formed in tertiary structure of protein. एक लाइन और लिखना बेटा जी। Almost all enzymes are protein. Almost all enzymes are protein, but all protein are not enzyme. ठीक बात है। अब बात करते हैं सर ये एंजाइम है क्या। तो मैंने कहा हम थोड़ा केमिस्ट्री के अंदर चलते हैं। केमिस्ट्री में बेटा जी आपने एक वर्ड पढ़ा है कैटालिस्ट। आई थिंक कि 10th क्लास में आप इस वर्ड से वाकिफ हो जाते हैं। 9th 10th क्लास में कैटलिस्ट के बारे में क्या होते हैं कैटलिस्ट? यस, सरल भाषा में सर जो कभी रिएक्शन में यूज नहीं होते वो सिर्फ रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं, ऐसे होते हैं। हाँ, इनहिबिटर से फिर हम उससे जब एंजाइम वर्ड स्पेसिफिक यूज करते हैं उससे एक टर्म यूज करते हैं किसमें बेटा जी? यहाँ पे जो फास्ट करने वाली वो फिर स्पेसिफिक क्लास बन जाएगी अलग से बेटा जी। आपने कहा सर वैसे एंजाइम भी क्या है यहाँ पे? कैटलिस्ट है। ये भी रिएक्शन को क्या करते हैं? फास्ट करते हैं, रिएक्शन को कैरिड आउट करवाते हैं। अब पॉइंट आता है सर क्या कैटलिस्ट और एंजाइम दोनों सेम चीज है? क्या दोनों सेम चीज है? तो मैं कहूंगा प्रॉपर्टीज में दोनों चीजें क्या करती हैं बेटा जी? यहाँ पे वेरी करती है। प्रॉपर्टीज दोनों चीज क्या है बेटा जी? यहाँ पे वेरी। जैसे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, केमिस्ट्री के अंदर जो भी आप कैटलिस्ट पढ़ते हो वहां पे मेनली आपकी मेटल आयंस हैं जो बेटा जी एज ए कैटलिस्ट की तरह क्या करती है? यहाँ पे बिहेव करती है। और जो केमिस्ट्री के कैटलिस्ट हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस के यहाँ पे, दे आर एबल टू वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर। वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या कर सकते हैं? काम अपना कर सकते हैं। बट आप एक बात बोल रहे हो बेटा, सर एंजाइम तो प्रोटीन है। एंजाइम तो क्या है बेटा जी? और सर प्रोटीन किससे बना है? ये तो अमीनो एसिड से बना है। ये तो किससे बना है बेटा? अमीनो। इसका मतलब सर अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड है और उस बॉन्ड से प्रोटीन बना है। हम यहां पे ऊर्जा गुड़िया अगर टेम्परेचर बहुत सारा बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बहुत सारा, प्रेशर बहुत सारा बढ़ा देंगे तो मे बी दिस बॉन्ड गेट ब्रेक। ये बॉन्ड क्या हो जाए? और प्रोटीन अगर उसका स्ट्रक्चर उसके बॉन्ड ही ब्रेक हो गए तो सर क्या वो स्ट्रक्चर टर्सरी मेंटेन रह पाएगा? और अगर वो स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह पाएगा तो क्या वो एंजाइम जिसे वो काम करना चाहिए था क्या वो काम कर पाएगा? तो आप फंक्शन वाइज एक वर्ड बोलने वाले हो। जो हमारे केमिस्ट्री के कैटलिस्ट होते हैं, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, दे आर फंक्शनली एक्टिव एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बट द बायोकैटलिस्ट और द एंजाइम्स work at a optimum temperature and the pressure, they get inactive at the high temperature and pressure। वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे? आपके इनएक्टिव हो जाएंगे। ये बात ठीक है। अब क्या ये बात मैं सब पे लागू कर सकता हूं कि all enzymes get inactive at high temperature and pressure? किन पे नहीं कर सकता? किन पे नहीं? वो भी तो एक सेल में काम कर रहे हैं। प्लांट की सेल तो ऑप्टिमम कंडीशन पे काम करेगी। बच्चा सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बने तो राइबोजाइम्स भी तो बेटा जी बायोमोलिक्यूल, वो भी टूट जाएगा, वो भी टेम्परेचर पे नॉर्मल पे काम करेगा। सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ इधर से उधर। इस चैप्टर में आंसर नहीं, किसी और चैप्टर में आंसर मिलेगा। बैक्टीरिया वर्ड पढ़ा है आप लोगों ने? बैक्टीरिया में आपने वर्ड पढ़ा है आर्कीबैक्टीरिया। सब लोगों ने सुना है 9वीं क्लास में, इतना सब पास हो। एंशिएंट बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। एनसीईआरटी बुक में आपका वुज ई टेल का क्लासिफिकेशन दे रखा है 9वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक में, वुज ई टेल का, जिसमें कहा गया है कि मोनेरा किंगडम को 2 ग्रुप में तोड़ा गया है, आर्की में और यू बैक्टीरिया में तोड़ा गया ना भाई। ऐसा आर्कीबैक्टीरिया द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, प्रिमिटिव। और ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो दुनिया में सबसे पहले इवॉल्व हुआ था जब इस धरती की कंडीशन एक्सट्रीमली ड्रास्टिक थी ना बेटा जी। उस टाइम पे एक सेल पैदा हुई थी जिसका नाम क्या था बेटा जी? आर्की
बैक्टीरिया। मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया कौन है बेटा जी? आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया के अंदर ग्रुप आता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। क्या नाम आता है? नाम को तोड़ो, नाम को तोड़ो। थर्मोफिलिक, थर्मो बोले तो हीट, फिलिक बोले तो लविंग, दैट रिमेन एक्टिव एट द हाई टेम्परेचर। तो उन सेल्स के अंदर जो एंजाइम बैठे हैं वो कैसे रहेंगे बेटा जी? आपके एक्टिव रह सकते हैं हाई टेम्परेचर पे। बट मैं जब ऑन एवरेज बात करूंगा तो मैं कहूंगा दे गेट एक्टिव एट ए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। बट हम वहां ऑलमोस्ट वर्ड तो नहीं बोलेंगे ना, ऑल वर्ड तो नहीं बोलेंगे ना, हमें बात तो दोनों की करनी पड़ेगी ना यहाँ पे। क्योंकि हमसे जब नीट में क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से निकल के आएगा इनमें से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहने वाला है। क्योंकि उसमें कुछ खास बात है ना, जो बाकी उसे क्या बनाती है, अलग बनाते, तो उस खास बात की बात तो करनी पड़ेगी ना। हमें यहाँ पे लिखेगा बेटा जी, enzymes act as biocatalyst. Enzyme act as biocatalyst, but enzyme act as biocatalyst, but they differ, in their properties from inorganic catalyst. From inorganic catalyst. अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, inorganic catalyst remain functional and active. Inorganic catalyst remain functional and active at high temperature and pressure. At high temperature and pressure. But enzymes get inactive. Enzymes get inactive at high temperature and pressure. Because high temperature cause the breakdown of protein structure. High temperature cause breakdown of the protein structure. यहां तक की बात सही है बेटा जी? अगला पॉइंट लिखना, but in thermophilic organism, but in thermophilic organism, enzymes remain active. In thermophilic organism, enzyme remain active at high temperature. अब बात आती है एग्जाम्पल की। पैक पॉलीमरेज, नाम को तोड़ते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। नाम को समझना बेटा, ये एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है बेटा जी। सुनना वर्ड को, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया एंड कैन टॉलरेट द टेम्परेचर अप टू दी 80 to 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को भी क्या कर जाता है बेटा जी? ये टॉलरेट कर जाता है। तो मैं इसे एक नाम दे दूं, दीज आर थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया। दीज आर, या मैं कहूं थर्मोस्टेबल एंजाइम्स है ये। नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं वो थर्मोलाइबल होते हैं। वो क्या होते हैं? थर्मो, या मैं कहूंगा थर्मोसेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर को लेकर बड़े सेंसिटिव होते हैं। प्रोटीन्स का अपने स्ट्रक्चर होता है, अगर वो डिसोसिएट हो गया तो एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल उठाते हैं जो आप नॉर्मली फील करते हो। आप लोगों को फीवर हो जाता है, उस टाइम पे आपको भूख नहीं लग रही है, या आप ये कहते हो कि इसे पिछले 5 दिन से बुखार था, इसमें वीकनेस आ गई,
अब उस फीवर का वीकनेस से क्या लिंक बनाते हो आप लोग? फीवर का वीकनेस से क्या लिंक बनाए आप लोग? आपको फीवर हुआ, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। सर हमारी सेल में एनर्जी बनने का काम होता है बाय द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। सर वहां पे ग्लाइकोलाइसिस होता है, वहां पे क्रेब्स साइकिल चलती है, तभी तो एनर्जी बनती है। और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो सर हमारी बॉडी का जो 37 डिग्री टेम्परेचर था जिसपे कि एंजाइम फंक्शनली एक्टिव थे वो तो हमने इंक्रीज कर दिया। इट मींस अब उन्हें प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल रही तो उनकी जो एक्टिविटी है वो क्या होगी बेटा, जो अफेक्टेड हो रही। जितना एनर्जी बनना चाहिए था बॉडी में, क्या वो अब एनर्जी बन पा रहा है? तो आपका एनर्जी लेवल कहां चला गया? आपने कहा सर हमने खाना खाया और पेट के अंदर वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे एंजाइम्स आके उसे डाइजेस्ट करते हैं ना। अब जब एंजाइम उसे डाइजेस्ट नहीं करे, वो पेट भरा पड़ा है बेटा जी यहाँ पे, और जब तक पेट खाली नहीं होगा क्या आपको भूख लगेगी? क्योंकि जब आपका पेट खाली होता है, पाइलोरिक स्पिंचर खुलता है, खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पेट जैसे खाली होता है तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि पेट खाली है, उसे दोबारा भरो। तब आपको भूख लगती है। तब आपको क्या लगती है? भूख लगती है। जैसे ही आपका पेट खाली होता है तब आपको सेंसेशन आना शुरू हो जाता है भूख का। पर अगर पेट खाली ना हो तो, क्योंकि उसमें जो खाना है वो बेजी प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पे? क्योंकि एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो गई यहाँ पे? स्लो डाउन हो गई। तो आप क्या कहोगे? सर यहाँ पे खाने का डाइजेशन का रेट कम हो गया, बॉडी में रेस्पिरेशन कम हो गया, क्योंकि बॉडी का क्या अफेक्ट हो गया बेटा जी? यहाँ पे टेम्परेचर अफेक्ट हो गया। इट मीन हमारे सारे एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक पीएच पे क्या करते हैं बेटा जी? काम करते हैं। ये सब चीजें पढ़ी है आप लोगों ने, सिर्फ उस बातों को कनेक्ट करना है। सर यहाँ पे स्लेवरी अमाइलेज निकलता है सलाइवा के अंदर, वो सर काम करता है 6.8 पीएच पे, पर जैसे पेट में जाता है वो इनएक्टिव हो जाता है। पेट में पीएच कितना मिलता है उसे? 2 मिलता है ना, वहां जाके तो काम नहीं करता ना। पढ़ा है ना बेटा 10th क्लास में हमने यहाँ पे कि सर हमारे उस पेट के पीएच में काम करता है पेप्सिन, काम करता है रेनिन। ये दोनों नाम सुने हैं आप लोगों ने? सर उन एंजाइम्स को काम करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन ही क्या थी? एसिडिक पीएच। तो हर एक एंजाइम की अपनी एक ऑप्टिमम पीएच है, एक ऑप्टिमम कंडीशंस है जिनके अंदर वो काम करता है बेटा जी। वो कंडीशंस चेंज होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी? चेंज होगी। क्या ये बात समझ में आती है? हम यहाँ पे एक फैक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी बेटा जी? टेम्परेचर की। और उसको लेके मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि ये एंजाइम्स कैसे हैं यहाँ पे थर्मोस्टेबल है। तो मैं ये नहीं कह सकता दुनिया के सारे एंजाइम्स हीट को लेके सेंसिटिव है, नहीं मेरे भाई। इन बैक्टीरिया के जो एंजाइम है वो क्या है? हीट को लेके स्टेबल। हाँ या ना बेटा जी? तो एग्जांपल लिखिएगा टेक पॉलीमरेज। हाँ, ये तो मैंने स्टेक पॉलीमरेज का नाम सुनेगा। ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया जिससे आइसोलेट किया गया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्विटिकस, जिससे हमने इसको आइसोलेट किया था। हमने एंजाइम का नाम क्या रख दिया? टेक पॉलीमरेज। ये एक्चुअली डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए यूज किया जाने वाला एंजाइम है टेक पॉलीमरेज बेटा जी। ये एंजाइम है और ये हमारा ऑर्गेनिज्म है जिससे हम इसे क्या किया? आइसोलेट किया है। और ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है बेटा जी? यहाँ पे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। लिखिएगा बेटा जी, टेक पॉलीमरेज is a thermostable enzyme. Taq polymerase is a thermostable enzyme and it is isolated from Thermus aquaticus bacteria, and it is isolated from Thermus aquaticus bacteria. और थर्मस एक्विटिकस के ब्रैकेट में लिख लो बेटा जी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो अभी तक बच्चा आप लोगों ने क्या क्या बात जान ली? एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं और वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से एक्वाइर्ड कैसे होते हैं, अलग होते हैं, उनकी हमने ये बातें जान ली। अब हम बात ये करते हैं सर ये एंजाइम टर्म कैसे आया दुनिया में, इस एंजाइम टर्म का मतलब क्या होता है, इसकी डिस्कवरी कैसे होती है। अब हम किस पार्ट को समझेंगे बेटा जी? यहाँ पे इसके डिस्कवरी पार्ट को। तो हेडिंग डालेंगे बेटा जी डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। हेडिंग डालो बेटा जी डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। कई साइंटिस्टों से गलतियां हो गई, उन गलतियों का नतीजा ये है कि आपके लिए पढ़ने का काम ज्यादा हो गया। अगर उनसे ऐसी गलतियां ना होती तो चीजें दुनिया में कभी डिस्कवर ना होती और आपको ये फालतू की चीजें पढ़नी नहीं पड़ती। और क्या करें, गलतियां उनकी है, भुगतना किसको पड़ रहा है? आप लोगों को। सुनिएगा मेरे भाई,
अब यहां पे साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी बुचनर। हाँ, सुनने के बाद तो अब इन जनाब ने क्या देखा कि जो अगर हम बेटा जी यहाँ पे किसी भी बीकर में बेटा जी शुगर को ले ले और यहाँ पे बेटा जी अनएरोबिक कंडीशन मेंटेन करे। कैसी कंडीशन बेटा जी यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन मेंटेन करे, और यहाँ पे बेटा जी अगर हम ईस्ट सेल का यूज करें तो ये ईस्ट जो होता है ये शुगर का फर्मेंटेशन कोज करता है, अल्कोहल को बनाता है। तो उसने कहा इस ईस्ट में कुछ ऐसा है, इस ईस्ट में कुछ ऐसा है जो क्या कोज करता है, फर्मेंटेशन कोज करते हैं। ये ईस्ट का फीचर है, ये ईस्ट की कैपेसिटी है कि ये ईस्ट क्या कर रहा है, इस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। बट उससे गलती हो गई और उसने एक बार क्या किया, लिविंग ईस्ट को यूज नहीं किया। उसने क्या किया, ईस्ट की सेल का ब्रेकडाउन करके और उसके साइटोप्लाज्म को बेटा जी एक्सट्रैक्ट करके उसने यहां पे ईस्ट की बजाय क्या यूज किया, उसने क्या यूज किया, ईस्ट। तो उसने कहा ये ईस्ट जरूरी नहीं है फर्मेंटेशन करने के लिए, अगर आप ईस्ट का एक्सट्रैक्ट भी यूज कर लोगे ना तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्मेंटेशन हो जाएगा। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा बैठा है जो क्या कोज करता है, यहाँ पे फर्मेंटेशन को कोज करता है। उसने कहा इसके पास एंजाइम्स है, कैटलिस्ट है, और उसने इन कैटलिस्ट का नाम रखा फर्मेंट। क्या नाम रखा उसने इनका, पर फर्मेंट वर्ड अच्छा नहीं था, उसने ये नाम क्यों रख दिया, क्योंकि भैया जी यहाँ पे ये ईस्ट का एक्सट्रैक्ट क्या कोज कर रहा था बेटा जी, फर्मेंटेशन कोज करता। वो अपनी जगह सही था पर नाम पसंद नहीं आए लोगों को। उसके बाद साइंटिस्ट आ गया कोहेन। साइंटिस्ट कौन आ गया, कोहेन। इन जनाब ने टर्म दे दिया एंजाइम। और अब अगर ये लैटिन की भाषा का वर्ड है तो इसका कुछ मतलब होगा। तो इसका मतलब है बेटा जी, पहला वर्ड इनका मतलब इन, जाइम, जाइम का मतलब ईस्ट, कि जो सबसे पहले निकाले गए, सबसे पहले स्टडी किए गए किसमें बेटा जी, यहाँ पे ईस्ट में। और ऐसे दुनिया के इतिहास में एक नया नाम आ गया, कौन सा बेटा जी, एंजाइम, जिसका मतलब होता है कि दीज आर प्रेजेंट इन द ईस्ट, और ये ईस्ट के एक्सट्रैक्ट उसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, एंड दे आर एबल टू कैटलाइज द फर्मेंटेशन एंड कन्वर्ट द शुगर इनटू द इथेनॉल। ये ईस्ट सेल इसलिए कर पा रही क्योंकि उसके पास वो क्या है, एंजाइम्स है। अगर आपको एंजाइम्स निकाल के भी काम करोगे एक फ्री मीडिया के अंदर तो भी फर्मेंटेशन हो जाता है। हमें ईस्ट की कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी है बेटा जी, यहाँ पे एंजाइम्स की है, जो इन केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, यहाँ पे कैटलाइज करते हैं। और हमें सबसे पहले समझ में आ गया कि ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये कैसे केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। यहां से दुनिया के अंदर पहला एंजाइम आ गया बेटा जी, क्या यहाँ पे आपके नाम आ गया। इसके बाद अगला साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया, पहला एंजाइम आइसोलेट कर दिया, और उस एंजाइम का नाम क्या था बेटा जी, यूरेज। जो पहला एंजाइम आइसोलेट किया गया, प्यूरिफाई किया गया, वो एंजाइम कौन सा था बेटा जी, यहाँ पे यूरेज। आप कहोगे सर यूरेज क्या करता है, तो यूरेज एक ऐसा एंजाइम है बेटा जी जो यूरिया का हाइड्रोलाइसिस कोज करता है। क्या कोज करता है, यूरिया का, और इसे कन्वर्ट करता है CO2 प्लस बेटा जी अमोनिया। इसका हाइड्रोलाइसिस कोज करने वाला एंजाइम कौन सा है, यहाँ पे यूरेज। ये बेटा जी पहला एंजाइम था जो कि बेटा जी एक्सट्रैक्ट किया गया, प्यूरिफाइड किया गया, और हमें सब कुछ पता लग गया अबाउट दी एंजाइम। आज हम कहते हैं सेल्स में मोर देन 5000 टाइप ऑफ क्या बैठे होते हैं बेटा जी, एंजाइम्स बैठे हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एक ही सेल में बैठे होते हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स में अलग अलग प्रकार के क्या है यहाँ पे एंजाइम्स। और अब हमें अलग अलग एंजाइम्स की डिस्कवरी होना शुरू हो गई, किसमें कैसे कैसे, और फिर ये टॉपिक आपका आगे चल बढ़ा। कौन सा बेटा जी, यहाँ पे एंजाइम डिस्कवरी समझ में आई मेरे भाई। शुरुआत में इनका नाम क्या था, फर्मेंट। रखने वाला कौन था बेटा जी, बुचनर साहब। बाद में ट्रम देने वाला कौन था, ये हमारे लिए जबरदस्त क्वेश्चन बन जाता है, द ट्रम एंजाइम गिवन बाय। तो किसने दिया था बेटा जी, कोहेन ने दिया था। डिस्कवर करने वाला कौन था, बुचनर। दो अलग अलग थे, दोनों ने अलग अलग काम किया था। ठीक बात है मेरे भाई। हेडिंग डालेगा डिस्कवरी ऑफ एंजाइम और उसमें लिखेगा बेटा जी, लिखेगा बेटा, क्या हुआ गुड़िया, ओके लिखेगा भाई। बुचनर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व दैट Buchner first time observed that for the fermentation of sugar, for the fermentation of sugar,
there is no requirement of the living yeast and extract and yeast extract is able to ferment. Yeast extract is able to ferment sugar and form ethanol. हो गया बेटा जी। अगला वर्ड लिखेगा द टर्म एंजाइम गिवन बाय कुहेन। हो गया बेटा जी। अगला पॉइंट लिखना द टर्म एंजाइम मीन्स, द टर्म एंजाइम मीन्स, ऐसे लिखना है बेटा जी। इनका मतलब क्या है? इन, और जाइम का मतलब ईस्ट। हो गया बेटा। अगला लिखना है बेटा जी जेम्स समनर हाँ गुड़िया, दो नाम तो याद रखने पड़ेंगे। कोई नहीं कोई नहीं, लिखो लिखो जेम्स समनर आइसोलेट फर्स्ट एंजाइम। मैं ये बात पहले भी बताई है, हम आज से नहीं पढ़ रहे बायो, मैं 2003 से मैं तो आप ये क्यों सोचते हो कि आपने आज पहली बार नाम सुना और पहली बार आपको याद हो जाएगा? पहली बार में आपने जब पहली बार एबीसीडी पढ़ी तो आप लोगों को कैसे लगे थे? एबीसीडी आसान लगी थी, हार्ड लगी थी? नहीं तो सोचो ना, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, वो अभी ग्रो हो रहा होगा, उसको जब आप पहली बार एबीसीडी याद करवा रहे होंगे तो उसे क्या आप जैसा फील आ रहा होगा एबीसीडी? वो याद नहीं है ना? क्यों याद नहीं है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना। तो उनकी प्रैक्टिस नहीं है ना आप लोगों की। तो ये प्रैक्टिस से चीजें ठीक होंगी। जितना आप बार बार सुनेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो चीज कैसे काम चलेगी? हाँ तो लिखेगा बेटा जी, क्या लिखा मेरे भाई? आइसोलेट फर्स्ट एंजाइम यूरेज, it catalyze hydrolysis of urea. It catalyze hydrolysis of urea and form ammonia and CO2. अब जरा एंजाइम्स के रोल को समझते हैं कि सर एंजाइम क्या करते हैं। जो कि आप लोग कैटलिस्ट के बारे में कहते हो कि सर कैटलिस्ट जो होते हैं वो कभी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। क्या करते हैं बेटा जी? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन तेज करते हैं। तो वैसे ही हम बेटा जी यहाँ समझने वाले एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। तो हेडिंग डालेगा बेटा जी टाइप ऑफ प्रोसेसेस। मैं गुड़िया यहाँ पे दो प्रोसेस की बात करूंगा। वंस यस सर। ओके बेटा, सुनेगा बेटा जी। क्या बोला हम लोगों ने बेटा जी यहाँ पे कि जो रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, सेल में दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो कैसा होता है? फिजिकल प्रोसेसेस। और दूसरा होता है बेटा जी केमिकल। जरा समझना वर्ड तो देखो जरा यहाँ पे एक बार। आप यहाँ पे दो बातें करने वाले हैं। पहली बात कि सर हम कुछ ऐसे प्रोसेसेस की, ऐसे हम प्रोसेस को देखें जहां पे किसी भी आपके बेटा जी सब्सटेंस की यहाँ पे शेप चेंज हो रही है, उसका साइज चेंज हो रहा है, बट ये शेप और साइज चेंज होने में कोई केमिकल बॉन्ड ना तो नया बन रहा है और ना केमिकल बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है, बट फिर भी उनकी शेप और साइज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मैं कहूंगा ऐसा ये प्रोसेस क्या कहलाएंगे?
फिजिकल प्रोसेस है ये। आप कहते हो सर इवन हम एक बात करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो रहा है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। जैसे कि आप बातें करते हो सर आइस है, वहां पे सर वो मेल्ट होके क्या बन गया, यहाँ पे आपका वाटर बन गया, और वाटर को आपने हीट किया, क्या बन गया वो बेटा जी, यहाँ पे वेपर्स बन गया। यहाँ पे ना तो कोई नए केमिकल बॉन्ड्स बनवाए आपने, ना उन बॉन्ड्स को आपने तोड़ा, बस आपने उनकी पैकिंग की बात कर ली। एक वाटर का मॉलिक्यूल था, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में उसका बेटा जी इंटरेक्शन नहीं हुआ, इंट्रामोलिकुलर फोर्स उनके बीच में नहीं है, तो सर वो फ्री स्टेट में है, वो सब आजाद है, तो सर वो गैसियस स्टेट है। आपने उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्रिएट करा दिया, तो आपने कहा सर वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। सर आपने उनकी पैकिंग और ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दी, आपने उनका फ्री मूवमेंट बिल्कुल ही बंद कर दिया, वो क्या बन गया बच्चा, यहाँ पे सॉलिड बन गया। तो आप तो इस तरह से उनका ट्रांजिशन कर रहे हैं ना। आपने कहा सर इन सब कामों के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि पानी का मैंने बॉन्ड ही तोड़ दिया हो और नया बॉन्ड बनवा दिया हो, ऐसा तो नहीं कहना है बेटा जी। तो हमने कहा कि ऐसे जो प्रोसेस सेल में होते हैं या कहीं भी नेचर में होते हैं, ये सब क्या है बेटा जी, आपके फिजिकल प्रोसेस है। कैसे हैं? ये करने के लिए हमें एंजाइम नहीं चाहिए, ये करने के लिए हमें एंजाइम, ये तो अपने आप हो जाएंगे, हमें इनकी जरूरत नहीं है कि भैया जी ना तो यहाँ पे कोई बॉन्ड बनता है ना कोई बॉन्ड यहाँ पे तोड़ा जाता है। ऐसे हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो शेप चेंज हो रही है या फिर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, दोनों बात समझ में आती है बेटा जी। बट आपने कहा सर हम अगर इस वर्ड पे जाके देखें केमिकल पे, तो हम कहते हैं केमिकल प्रोसेसेस वो है जहां पे कुछ बॉन्ड्स ब्रेक डाउन किए जाते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म किए जाते हैं, मतलब बॉन्ड्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बॉन्ड्स का इधर से उधर, उसके बॉन्ड टूटे उसके बॉन्ड बनाए और नया मॉलिक्यूल बनके क्या होता है, तैयार होता है। हम पहले कुछ इनऑर्गेनिक बात आपके साथ कर लेते हैं, केमिस्ट्री की बात आपके साथ कर लेते हैं। तो हमने बोला सबसे पहले आपको बेटा जी कि सर कुछ रिएक्शंस हो जाए जिन्हें हम कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। मतलब इनऑर्गेनिक का मतलब है कि वो हमारी सेल से हमें कोई लेना देना नहीं है बेटा जी। हमें किन से लेना देना है, यहाँ पे उन केमिकल रिएक्शंस की बात करनी है बस। यहाँ पे हमने कहा जैसे सपोज कर लेते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2SO4, ये रिएक्ट हुए तो यहाँ पे बना बेटा जी बेरिलियम SO4 प्लस में बन गया बेटा जी 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यानी कि हम कुछ ऐसा कह रहे हैं सर ये OH और बेरिलियम में क्या था बेटा जी, यहाँ पे आपका बॉन्ड था बेटा जी, वो कहाँ गया, इस H2 के साथ शिफ्ट हो गया बेटा। जो इनके बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक होकर इनके बीच बॉन्ड बन गया बेटा। तो आपने क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या बन गया बेटा अपना BSO4, और सर यहाँ पे H2 और OH बन के क्या बन गया बेटा जी, वाटर। तो आपको क्या दिखाई दिया सर, इनके केमिकल बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ, इनके केमिकल बॉन्ड का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और फिर सर नए केमिकल बॉन्ड बने। तो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है केमिकल बॉन्ड्स का। सर यहां से वहां बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं और नए नए बॉन्ड बनाए जा रहे हैं। तो कोई भी ऐसे बेटा जी प्रोसेसेस जिनके अंदर केमिकल बॉन्ड्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैं ऐसे प्रोसेस को क्या कहूंगा बेटा जी, यहाँ पे दीज आर द केमिकल प्रोसेसेस। ये क्या है यहाँ पे। अब यहां पे एक बात आती है, आपको बॉन्ड तोड़ने हैं, आपको बॉन्ड बनाने हैं, तो इनको कोज करवाने के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है बेटा जी। और यहां पे इन्वॉल्व होने वाले हैं कौन बेटा जी, हमारे यहाँ पे एंजाइम। एंजाइम्स का यहां कोई रोल नहीं है, रोल कहां है बेटा जी, यहां आने वाला है। आपने कहा सर ये तो आपने केमिस्ट्री के रिएक्शन की बात की है, व्हाट अबाउट द बायो ऑर्गेनिक प्रोसेस की बात की जाए तो मैं कहूंगा चलिएगा हम यहाँ पे आपके साथ ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल भी दे लेते हैं। आप लोग ये कहते हो सर स्टार्च जो है, जब हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन गया, ग्लूकोज का लेवल, या सर हम बात करते हैं हमने खाना खाया और हमने बेटा जी यहाँ पे स्टार्च को खाया, तो पेट में जाके स्टार्च का क्या हुआ बेटा जी, यहाँ पे आपका आपके एलिमेंट्री क्लास स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा है ना। तो सर ये एक पॉलीसेक्राइड है, सर ये एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे शुगर से मिलके बना है बेटा जी। यहाँ पे इसका सर अगर यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, मेरी गुड़िया मैंने क्या वर्ड बोला, नाम को तोड़ो, बायो की खूबसूरती किसमें है, नाम में। हाइड्रो बोले तो, लाइसिस बोले तो ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होना किसकी प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में। तो आपने कहा सर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज के लार्ज साइज के मॉलिक्यूल बन जाएंगे बेटा जी, लार्ज नंबर बन जाएगा उनका बेटा जी। यहाँ पे सर ये तो सेल में होता है ना। अब ऐसा तो नहीं होता कि अपने आप आपने खाया स्टार्च और अपने आप ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसको ब्रेकडाउन कौन करेंगे, एंजाइम्स करेंगे। यानी कि यहाँ बॉन्ड को तोड़ने में आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी।
यहां पे हमारा रोल आने वाला है किनका बेटा जी, केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल प्रोसेस में आने वाला है यूज किसका बेटा जी, यहाँ पे हमारे एंजाइम्स का। क्या ये प्रोसेस समझ में आए दोनों बेटा? हेडिंग क्या डाली आप लोगों ने? टाइप ऑफ, लिखो पहला नाम फिजिकल प्रोसेसेस, जैसा आपको सही लगे। फिजिकल प्रोसेसेस, इसमें लिखो बेटा जी, इन फिजिकल प्रोसेसेस, इन फिजिकल प्रोसेसेस there is conversion of shape, size or state of matter, change in shape, size or state of matter without breakdown and formation of chemical bond, without breakdown and formation of chemical bond। एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा जी, ice get melt and become water, and water get boiled to become vapor। तो आपको स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस दिखाई दे रही है कि कैसे चीज सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रही है, ना बॉन्ड टूट रहा है ना बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। कोई बेटा जी बात है, चलेगा। आप हेडिंग डालो बेटा जी, केमिकल प्रोसेसेस। इन केमिकल प्रोसेसेस there is transformation of chemicals, there is transformation of chemicals, there is transformation of, that is breakdown and formation, that is breakdown and formation of chemical bonds, breakdown and formation of chemical bonds। आप इसमें लिखेंगे बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, और आप बेटा ये रिएक्शन लिख दो इसमें। कौन का बेटा समझ में आ रहा है? आप दोनों गुड़िया समझ में आ रहा है? हाँ जी। फिर लिखना बेटा जी ऑर्गेनिक, पहले ये लिखो बेटा इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, और उसमें ये लिखना है बेटा ऊपर वाला। हाँ बच्चा, फिर ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन और उसमें ये लिख देना बेटा। अब इसी केमिकल रिएक्शन में अगर मैं आपसे बातें करूं, रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी बात करूं? क्या ही मतलब इस वर्ड का? वाह, आप डिफाइन कैसे करोगे? ऐसे तो मतलब रेट बोल दिया, स्पीड बोले तो मिलते जुलते वर्ड है ना, तो प्राइवाची वर्ड हो गया, इसका उधर वर्ड जोड़ दिया। डिफाइन करो ना उसको, डेफिनेशन में बनाओ ना उसे, कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे। यस, क्या आप ये कहोगे सर यहाँ पे हमारा ये सबस्ट्रेट है दैट इज स्टार्च, और सर यहाँ पे सब प्रोडक्ट क्या बनना है? तो मुझे ये देखना है कि एक पर यूनिट टाइम में कितना मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है। अगर यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज बन रहे हैं मींस मेरा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट चल रहा है, क्योंकि हमें रिएक्शन तभी कंप्लीट होता दिखाई देगा ना जब उसका टारगेट मुझे प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा बेटा जी। और अगर नंबर ऑफ द प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनने लग रहे थे, मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है यहाँ पे? फास्ट है। और अगर नंबर ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बहुत ही कम बन रहे हैं तो वो कैसा होगा बेटा जी? यहाँ पे स्लो होगा। तो हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि सर यहां से यहां का, हमें ये देखना है ये लास्ट
कितना बन रहा है एक यूनिट टाइम में। हम उसके बेस पे क्या नाम देने वाले हैं बेटा जी, यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिखो बेटा जी रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें लिखो rate of reaction defined as amount of product formed per unit time। amount of product formed per unit time। अब जरा एंजाइम का खेल समझो, एंजाइम क्या करने वाला। देखो बेटा जी हम अपनी सेल का एग्जांपल लेते हैं, जो पढ़ के आए 10th क्लास में वही एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है सर हमारे सेल में ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन CO2 बनता है। क्या बनता है? और सर वो सेल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और हमारे कहां पे आता है? लंग्स में आता है। लंग्स से हम उसे ब्रीथ आउट करके बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। CO2 का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? नहीं, ओनली 7% है डिजोल्व बाइकार्बोनेट। यस, किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। 70% CO2 ट्रांसफर होता है किसकी फॉर्म बेटा जी? यहाँ पे बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है। क्या नाम बोला मैंने? अब कहोगे सर ये है क्या, तो जरा समझते हैं कि सर CO2 बना एज ए एंड प्रोडक्ट। सर सेल के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी क्या बैठा है? पानी। दोनों सर रिएक्ट हुए और क्या बना? H2CO3, जिसे बेटा जी आप लोगों ने नाम दे दिया कार्बोनिक एसिड। क्या ये बात समझ में आई? अब आप कहोगे सर ये एक केमिकल रिएक्शन है जो सेल में होने लग रहा है, एक रिएक्शन है जो सेल में होने लग रहा है। ठीक बात है। क्या बेटा ये अपने आप हो सकता है सेल में? तो मैंने कहा यस, ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, ये सेल में अपने आप हो सकता है। इसे होने के लिए किसी एंजाइम की हेल्प नहीं चाहिए। तो आप कहोगे सर अपने आप अगर होगा तो हम तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, यहां पे किसकी बात करते हैं? तो क्या है इस रेट ऑफ रिएक्शन? तो मैंने कहा 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। 200 मॉलिक्यूल बनेंगे कितनी देर में? सोचो सेल में भैया जी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां पे 200 कार्बन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं घंटे में। आप भैया जी पर मिनट 12 to 16 टाइम ब्रीदिंग करते हो, तो CO2 तो भैया जी बहुत ज्यादा हो जाएगा सेल में। तो आपको तो प्रोसेस को क्या करना है? बहुत ज्यादा फास्ट करना है ना भैया जी। एग्री करते मेरी बात से? तो अगर सेल ने इसी तरीके से इस काम को करवाया तो सेल तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सेल को तो भैया जी काम करने में दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे। एग्री करते हो बात से? तो अब उसे क्या चाहिए? इस रिएक्शन को फास्ट करना पड़ता है। तो हमारी सेल में एंजाइम होता है, उसका नाम होता है बेटा जी कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम का नाम क्या है बेटा? ये सेम रिएक्शन करवाता है CO2 प्लस वाटर को, और सर ये बनाता है H2CO3। जान के थोड़ा सा आपको झटका लगेगा। 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनाता है। कितने बनवाएगा ये? 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनवा देगा ये। इसने उसी रिएक्शन की स्पीड देखो कितने टाइम्स बढ़ा दी, करीबन 10 मिलियन टाइम उसने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया? फास्ट कर दिया। तो जो डेफिनेशन आप सुनते आ रहे हो ना कि सर रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम क्या करेंगे? यहाँ पे फास्ट करेंगे। मैंने उसको आपको डिफाइन करने के लिए तगड़ा सा एग्जांपल आपको समझाया है कि यस ये है जी। आपको ये चीज यहां पे समझ में आ रही है यहाँ पे कि सर ये रिएक्शन अनकैटलाइज्ड भी होता है सेल में, बट स्पीड क्वाइट स्लो है। कितनी यहाँ पे? तो मैं ये नहीं कहने वाला कि किसी एंजाइम को तभी होगा जब उसे, एक रिएक्शन तभी होगा जब एंजाइम उसे मिलेगा। हो सकता है उसके बिना भी, बट उसके बिना वो जिस रफ्तार से होने वाला है ना, उस रफ्तार से एक सेल अपना काम नहीं चला सकती, वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं रह सकती, वो सर्वाइव नहीं कर सकती। उसे सर्वाइव करने के लिए उन रिएक्शंस को कैटलाइज्ड करना पड़ेगा। उन्हें कैसा करना पड़ेगा? फास्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उन्हें होना पड़ेगा। एग्री करते हो मेरी बात से? डाटा आपके सामने है। सर जब इस जनाब ने काम किया ना तो कितना बने? ये 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बने। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम। तो आपके लिए एक लाइन और बन गई, नेम द फास्टेस्ट एंजाइम। तो उसका नाम क्या है भैया जी? कार्बोनिक
एनहाइड्रेज इससे ज्यादा स्पीड में कोई काम नहीं कर सकता। सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन है हमारा? लिखें बेटा जी, तो जरा लिखिएगा। एंजाइम catalyzed a chemical reaction and increase a rate of reaction many times For example, पहले लिखना बेटा जी ये वाला, और इसमें लिखना विदाउट एंजाइम। सेम रिएक्शन लिखोगे, देखो बेटा कैसे लिखने नोट्स में, देखो 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 यहाँ पे विदाउट एंजाइम आपने ये लिखा और इसकी स्पीड लिखोगे कितनी है, ये रेट ऑफ रिएक्शन, फिर लिखना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और फिर ये सेम रिएक्शन लिखना बेटा जी, यहाँ पे लिख देना कार्बोनिक एनहाइड्रेज और उसकी फिर क्या लिख देना, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देना। जल्दी से कर दो। अब है ना, ये डाटा याद रखना, देखो आपको पर सेकंड पूछा गया है, कई बार पता हमारे नीट वाले क्या करते हैं, पर मिनट पूछ लेते हैं, तो उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, ठीक है। ये नहीं है कि बस डाटा 6 लाख आपने याद कर, क्योंकि ये ऑप्शन मिलेगा आपको 6 लाख वाला, और अगर ये दिमाग में सेट कर लिया तो काम नहीं चलेगा, इसको पर सेकंड याद रखना इस डाटा को। अगर पर मिनट पूछ लिया जाए तो उसे चेंज करना पड़ेगा आपको उसके अकॉर्डिंग। लिखो बेटा जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम। हो गया बेटा? प्लाज्मा में भी है, बट प्लाज्मा में कम होता है, आरबीसी में अबंडेंट अमाउंट में होता है, दोनों में। हाँ जी, अगला लिखिएगा, इसी में एक पॉइंट लिखना बेटा जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन approx 10 million times, increase rate of reaction approx 10 million times। ठीक है बेटा जी। अब बात आती है हाउ दीज एंजाइम वर्क, करते कैसे हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते क्या हैं। क्या लगता है आप लोग कैटलिस्ट पढ़ के आए हो, तो कैसे काम करते हैं एंजाइम, हाउ द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, हाउ द स्पीड ऑफ द रिएक्शन सुटेबल। ओके, और बोलो क्या बोला? नहीं, एक सबस्ट्रेट है, सरफेस एरिया नहीं, इधर से उधर नहीं जाना, और ट्राई करो। देखो केमिकल बॉन्ड्स तोड़ने हैं आपको, किसको तोड़ने? केमिकल, समझ के ये देखो, देखो हम, हाँ जी, उन बॉन्ड्स को वीक करना है इसे। देखो जरा यहाँ पे एक बार यहाँ देख लो, हम बायो को बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, हम सिंपल एबीसीडी पढ़ के समझते हैं वर्ड को क्या है। आपको इस अल्फाबेट ए को तोड़ना है और इससे आपको एक नया अल्फाबेट बनाना है बी, ठीक बात है। अब आपको अगर इस अल्फाबेट को तोड़ना है तो इसका क्या मतलब है, सर इनके बीच में ये एक जॉइन वाला पार्ट है, और सर ये एक आपका जो वायर है वो ऐसा फोल्ड हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक ऐसे स्टेट में लेके जाना पड़ेगा जिसे मैं इस फॉर्म में क्या कर सकूं बेटा जी, यहाँ पे ट्रांसफर कर सकूं। मैं इसे अगर ऐसा कर दूं, सर मैं इस वाले को पहले ऐसा करता हूं कि ये तो मेरा सीधा हो गया, और ये बीच वाला छोटा है, मैंने उसको इससे अलग कर दिया। अब सर मैं क्या करूं, इसको फर्दर फोल्ड करवाता हूं और यहां पे इनको बेटा जी इसका बॉन्ड बनवा देता हूं और इसको ऐसे अटैच करवा देता हूं, तो सर ए से क्या बन जाएगा, मेरा बी बन जाएगा। केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, बायो नहीं पढ़ रहे, देसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल देसी तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे
एक अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, मुझे एक एनर्जी देनी पड़ेगी कि उसमें जो ऑलरेडी बॉन्ड हैं उन बॉन्ड को मैं क्या करूं बेटा जी, ब्रेक डाउन करूं, उन बॉन्ड्स को मैं क्या करूं और फिर नए बॉन्ड बनवाऊं, फिर नए बॉन्ड। तो सर बीच में एक ऐसा स्टेट आएगा जहां पे वो अपना ट्रांजिशन स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे वो ना तो सबस्टेट है ना वो प्रोडक्ट है, वो बीच का इंटरमीडिएट स्टेज है। हाँ या ना बेटा जी। तो मुझे इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना पड़ेगा और फिर मुझे इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो सर मुझे इस फॉर्म से आने के लिए, इस फॉर्म में आने के लिए बेटा जी मुझे यहां पे एक एनर्जी लगानी पड़ेगी, मुझे केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे। और सर केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे तो मुझे एक एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एनर्जी बहुत ज्यादा है। मान लीजिए एनर्जी क्या बहुत ही, तो सर इन बॉन्ड्स को तोड़ने में टाइम लगेगा, इस स्टेट को आने में टाइम लगेगा और इस स्टेट से फिर ये प्रोडक्ट बनने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसका मतलब सर पर यूनिट टाइम ये तो बहुत कम बन पाएंगे। बट एक कोई चीज आई, वो कहता है कि मेरे पास रिएक्टिव ग्रुप है, मेरे पास क्या है, जो रिएक्टिव ग्रुप क्या करते हैं, इन केमिकल बॉन्ड्स को वीक कर देते हैं, इन केमिकल बॉन्ड्स को। अगर ये केमिकल बॉन्ड वीक हो गया तो इसका इस स्टेट से इस स्टेट में आना आसान हो गया और इस स्टेट से इस स्टेट में आना अगर आसान हो गया तो इससे फिर ये बनना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा वर्ड को बोलते हैं, दोबारा पकड़ना। मैं कहता हूं जब भी कोई सबस्टेट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है मेरे बच्चा, तो बीच में एक स्टेट आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? और सर उस स्टेट में जाने के लिए उसे एक एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए उसे? एक। अगर इन दोनों में एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप, इट मींस उसे वो तक बनने में टाइम लगने वाला है। तो सर अगर यहां तक जाने में टाइम लगने वाला है तो ये बनने में भी टाइम लगने वाला है, तो सर उसे टाइम लगेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेंगे यहाँ पे, कम बनेंगे। बट अगर मैं इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को क्या कर दूं बेटा जी, यहाँ पे कम कर दूं और बहुत जल्दी ये सबस्टेट स्टेट में पहुंच जाए तो बहुत जल्दी प्रोडक्ट भी बन जाएगा। चलो ग्राफ बनाते हैं, ये बकवास सी बात को हटाते हैं और अब थोड़ा साइंटिफिक बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जैसा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। सर ये दो एक्सिस हैं, ये क्या है यहाँ पे, वाई एक्सिस, और ये क्या है यहाँ पे, एक्स एक्सिस। मैं इस एक्सिस में बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करता हूं? उसकी इंटरनल एनर्जी की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? उसकी इंटरनल एनर्जी की बात करता हूं। ठीक बात है सर। यहां मैं बात करता हूं प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन की। मैं किसकी बात करता हूं यहाँ पे? प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन की बात करता हूं। तो देखिएगा, मैंने कहा ये मेरा सबस्ट्रेट की इंटरनल एनर्जी है, ये मेरा S है, ये बेटा जी मेरा सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट की क्या है बेटा जी, एक एनर्जी है, उसमें एक एनर्जी है ये। ठीक बात है सर। ये जो स्टेट है वो है ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट है? जहां पे वो ना तो सबस्टेट है ना ही वो प्रोडक्ट है, वो कैसा स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है। कैसा है? और सर फिर ये इस ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनता है। सपोज कीजिएगा ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। मुझे एक बात दिख रही है यहाँ पे गुड़िया, सर यहाँ पे एनर्जी है इस सबस्टेट की और यहाँ पे एनर्जी है इस ट्रांजिशन स्टेट की, और सर यहां मुझे इन दोनों एनर्जी के बीच क्या दिख रहा है बेटा, एक गैप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक। इस गैप को मेरे बच्चा मैंने नाम दे दिया एक्टिवेशन एनर्जी। नाम में बड़े जबरदस्त लाइन लिख दी है हम लोगों ने, एक्टिवेशन की। मुझे इस सबस्टेट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट में क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके। तो मुझे ये एनर्जी उसे देनी पड़ेगी ताकि वो स्टेट में पहुंचे और क्या बन जाए बेटा जी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बट सर ये गैप तो बहुत ज्यादा है, उसे जब इतनी एनर्जी मिलेगी तभी भैया जी वो क्या होगा, यहाँ पे पहुंचेगा। और सर ये स्टेट तक पहुंचने में तो उसे क्या लगने वाला है, टाइम लगेगा। तो मतलब सर प्रोडक्ट बनने में तो टाइम लगने वाला है। एग्री करते हो ना मेरी बात से? पक्का? अब अगर मैं ये कहता हूं मैंने एक ऐसा केमिकल डाला जो क्या करता है, इसके केमिकल बॉन्ड्स को वीक कर देता है। क्या देता है? केमिकल बॉन्ड्स को।
और सर वो ऐसा करता है कि केमिकल बॉन्ड आपने दिया तो सर यहां भी एक्टिवेशन एनर्जी है, पर मेरी गुड़िया ये एनर्जी कैसी है? अरे कैसी है? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। कम है। तो इसका मतलब यहां से यहां जाना उसके लिए आसान है, या जल्दी पहुंच जाएगा तो जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। एग्री करते हो? तो सर इसका मतलब इन दी अब्सेंस ऑफ एंजाइम में वो एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा होती है, तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं? कम बनते हैं। और प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में वो एनर्जी हमने क्या कर दी? कम कर दी। तो मैं सिंपल से एक लाइन बोलूं, एक लाइन में खत्म करे बात को। एक्चुअली एक एंजाइम वो जो एनर्जी का बैरियर है, वो एनर्जी का उसे वो कम करने का काम करता है। एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनने के लिए एक एनर्जी चाहिए, वो उसके लिए बैरियर है, वो नहीं मिल पा रहा तो वो नहीं बन पा रहा प्रोडक्ट में। हमने उस बैरियर को रिड्यूस कर दिया, उस बैरियर को, तो उसके लिए उस फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या हो गया? आसान हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर मिनट क्या बने? समझ में आया? आज नहीं लिखवाऊंगा, कल लिखवाएंगे इन बातों को, पर समझ में आया कि नहीं आया? एक ग्राफ हम डिफाइन करेंगे, एक जो थर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, तो थर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे यहाँ पे। बट बातें समझ में आ रही हैं यहाँ पे? कंसेप्ट क्रिएट हुआ है एंजाइम का, क्या है क्या नहीं है। चलिएगा, थैंक यू बच्चा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहा मेरी गुड़ी।